चैप्टर नंबर 64 लेके मैं हाजिर हूँ आपके सामने और रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। कैसे हैं आप आज? तो देखिए चैप्टर नंबर 64 चैप्टर नंबर है हमारा 11th क्लास 6 का। रिलेटिव प्रोनाउन एक अहम भाग है जो 6th 7th 8th 9th और 10th सब में चलता है और इसके ऊपर क्वेश्चन एनडीए में भी एयरफोर्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये बहुत अहम भाग है, छोटे स्तर पर है क्योंकि क्लास 6 के लिए। तो देखिए relative pronoun is used after a noun where all other types of pronoun used before a noun। ये एक नाउन दूसरा नाउन को रोकता है, उस नाउन की जगह एक नाउन आ जाता है, उस नाउन के बाद तुरंत ही अपनी जगह ले लेता है और जो सामने वाला जो नाउन आने वाला होता है उसको रोक देता है, यानी उसकी यूज नहीं होता। लेकिन दूसरे प्रोनाउन क्या होते हैं? यूज बिफोर ए नाउन। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है नाउन के बाद यूज होते हैं और जितने भी प्रोनाउन के भाग हैं वो सारे नाउन के पूर्व यूज होते हैं, बाद में यूज नहीं होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपके सामने देख रहे हो, होम, व्हिच, दैट और हुज। ये हो गए आपके 5 प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो दो वाक्यों को ऐड भी करते हैं। तो इस तरह से 2 वाक्य ऐड हो जाते हैं। तो देखिए तो रूल कैसे करते हैं, 6th क्लास के बच्चे कैसे कर सकते हैं? तो आप जानते हो, तो ये निश्चित रूप से किसी नाउन को रोकेगा तो आप सब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे। तो किसके अंदर? क्योंकि हु यूज होता है सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट नहीं आएगा। और हुम आप जानते हो सब्जेक्ट आएगा। हुम के बाद आप किसका यूज करेंगे? आप यूज करेंगे सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आ जाता है, आप देखिए अगर खाली वर्ब आती है तब आप यूज करेंगे हु का, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब आती है तब आप यूज करेंगे होम का। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? पर्सन होना चाहिए। तो आप देखिए द पर्सन, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपकी वर्ब। लेकिन दूसरे वाक्य में देखिए ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये यहाँ पर दोबारा सब्जेक्ट और यहाँ पर वर्ब आ रही है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे होम और यहाँ पर यूज करेंगे हु। दैट यूज होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो आप देखिए द बॉय हु टीचेस इन द क्लास इज माय फ्रेंड, और आगे भी आपको क्या मिल जाएगी? वर्ब मिल जाएगी, और यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगी? वर्ब मिल जाएगी। द बॉय whom I met yesterday is my friend, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा whom। चलिए आगे के नियम देखते हैं। आगे आप देखिए पर्सन ना होकर अदर वर्ड्स होता है तब आप दैट का भी यूज कर सकते हो और विच का भी, दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको कौन सा बेहतर रहेगा? विच। दैट के लिए कुछ खास नियम है जो आगे हम देखेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या सब्जेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट आकर यहाँ पर वर्ब आ गई, और इसमें सिर्फ आप वर्ब देखिए और निर्जीव है, किसी इंसान का नाम नहीं है। तो आप बेहतर है आप कौन सा सेलेक्ट कर लें? विच, और दोनों में सेलेक्ट कर लें विच। दिस इज द पेंसिल विच ही गिफ्टेड मी, जिसने उसने मुझे गिफ्ट किया है। अब आगे देखिए हु। अब दैट का यूज कहाँ करेंगे? कोई विशेष परिस्थिति के अंदर हमें दैट के नियम दिए जाते हैं, वो हमें देखने और करने हैं, तब तक आप विच यूज कर सकते हो। अब दैट के साथ सब्जेक्ट और वर्ब है, आप यहाँ पर दैट भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप कौन सा बेहतर रूप से तैयार करेंगे? आप विच यूज करेंगे। द बॉय आ गया, यहाँ पर वर्ब आ गई और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ गया। तो आप निश्चित रूप से आपके इसके लिए हु एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट और यहाँ पर आप देखिए वर्ब, तो हुम एज ए ऑब्जेक्ट, तो हुम का यूज होता है ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये आप यूज करेंगे हुम एक ऑब्जेक्ट की तरह। जो सन है, आई हैव ए सन whom I loved very much, तो आप यहाँ पे देखिए वर्ब आ गई, तो वर्ब के बाद क्या आ गया? आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऑब्जेक्ट की तरह, तो ये हुम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सन को। तो इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में कह रहे हैं whom I love very much, मैं अपने बेटे से बड़ा प्रेम करता हूँ। चलिए आगे की नियम देखिए। रोल कर रहे हैं दैट के, तो आप देखिए ह्यूमन एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर पर्सन आ जाए एंड से पहले और कोई जानवर आ जाए, तब आप यहाँ पर यूज करेंगे निश्चित रूप से दैट। हु का यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे दैट। अगर आप अगले रूल में देखें, दैट इज यूज आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के निश्चित बाद आप क्या यूज करेंगे? देखिए द लगा हुआ है और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा आप निश्चित रूप से क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। अगर ऑल का अर्थ लोगों से है तब चाहे हु करो चाहे दैट करो, दोनों ही क्या माने जाते हैं? सही माने जाते हैं। मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबलिश मैन दैट आई एवर सीन। अगर ऑल का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है, तो आप जानते हो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमेशा दैट आता है। ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ग्लिटर्स यानी चमकना।
अब ऑल से पहले देखिए तो मनी अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल होने पर आप क्या यूज करेंगे, दैट ही यूज करेंगे। लेकिन आप ऑल का अर्थ अगर पीपल से है तब आप हु यूज कर सकते हो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप दैट यूज करोगे। अगर ह्यूमन और नॉन लिविंग थिंग्स आ जाए तब आप हु यूज ना करते हुए दैट का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के रूल करते हैं। देखिए एवरीथिंग, नथिंग और ये सारी तो निर्जीव चीजें हैं, तो इनके साथ आप दैट ही यूज करोगे। और आप देखिए आर्टिकल आप यूज कर रहे हो द सेम, द फ्यू, द लिटिल। जैसे द आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज होता तो हमने वहां पे दैट यूज किया, तो यहाँ पर भी आप इन सारी चीजों के साथ दैट का यूज करोगे। नन, ऑल के साथ अगर पर्सन हो तब भी दैट यूज होगा और नॉन लिविंग थिंग्स हो तब भी दैट का यूज होगा। अब देखिए हैज गिवन मी एवरीथिंग, तो आप निश्चित रूप से यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दैट। ओनली पेन, ये वही पेन है तब आप यूज करेंगे दैट। और द लिटिल यूज हो गया जो डिटरमिनर है तब भी आप क्या यूज करोगे, दैट यूज होगा। माय वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल मनी, द लिटिल का मतलब जितने भी उसके पास पैसे थे, द लिटिल का मतलब जितने भी पैसे थे उसने सारे खर्च कर दिए। ए लिटिल यानी थोड़े थे और लिटिल का अर्थ न के बराबर पैसे थे। अब देखिए ये एग्जांपल नंबर 10 आप देख रहे हैं, रूल नंबर 10, दिस इज द सेम और इसके आगे वर्ब दी हुई है। आप देखिए एक वर्ब दी गई है और द सेम दिया गया, तो वहां पे निश्चित रूप से आप क्या यूज करेंगे, दैट। कहने का तात्पर्य है सेम के साथ आप दैट यूज करेंगे। चलिए एक्सरसाइज करते हैं, आइए एक्सरसाइज आगे बढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास विच और दो वेयर के मैंने एग्जांपल लिखे हैं। तो हमें क्या करना होता है, दो वाक्य को ऐड करना होता है और दूसरे वाक्य में विच निर्जीव वस्तुओं के लिए जो नाउन आ रहा है उसको हटाना है। आप ध्यान रखिए रिलेटिव प्रोनाउन, नाउन दूसरे नाउन को आने से रोकेगा। तो आप देखिए दूसरे वाक्य में, तो हम पहले लिख देंगे पहला वाक्य, देयर वॉज ए बिग वॉल्फ, वहां पर एक बड़ा वॉल्फ था। अब आ गया, अब हमें दूसरे वाक्य में ढूंढना है कि नाउन या प्रोनाउन वॉल्फ के लिए कहां आया है। तो आप देखिए वॉल्फ के लिए इट आया है, तो अब इस इट को हटा देंगे और लिखेंगे विच, क्योंकि निर्जीवों के लिए क्या आता है, विच। विच वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो एक तरह से इन्होंने दो वाक्यों को ऐड कर दिया और जो दूसरा नाउन और प्रोनाउन आ रहा था उसको हटा दिया। अगर मान लीजिए ये इट वॉल्फ के लिए अगर कोई नाउन प्रोनाउन अंतिम रूप से आता तो यहां से हट जाता, अब यहां से तो यहां से हटेगा। आगे देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए इट लायन के लिए आया और यहाँ आ रहा है दूसरे वाक्य में, तो पहला वाक्य लिख देंगे, इट इज द लायन विच रूल्स द फॉरेस्ट, जो कि जंगल पे राज्य करता है। अब आगे आ जाइए, अब वेयर जगह आती है, तो जगह एक तो पहला वाक्य तो ऐसे कहा जाए, लेकिन जगह को और कौन दर्शा रहा है, हियर दर्शा रहा है, तो हम इसको हटा देंगे और दो वाक्यों के मध्य ही हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो कैसे करेंगे, दिस इज द प्लेस, ये पूरा वाक्य हो गया, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब आप वेयर को लिख देंगे, वेयर द लायन लिव, जहां पर लायन रहता है, वेयर द लायन लिव्स। और जगह, क्योंकि हियर प्लेस के लिए आया है इसलिए हमने हियर को हटा दिया। अब इसी तरह ये हियर इसी प्लेस के लिए आया है, तो दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है, वेयर द ऑक्स डाइड, जहां पे वो मरा था। तो बस आपको बीच में ही दो वाक्य के मध्य लगाना है। चलिए आगे आप देखिएगा, अब व्हेन तो टाइम के लिए आता है, तो जहां पे भी टाइम आ रहा है आप उसको हटा देंगे, ये हटा दिया, यहाँ पर टाइम आ रहा है इसको हटा दिया, और दो वाक्य जहां समाप्त होते हैं वहां पे बीच में आप व्हेन लगा देंगे। तो देखिए, पीपल डोंट बिलीव मी, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, व्हेन आई टेल द ट्रूथ, जब भी मैं सच बोलता हूँ लोग क्या है मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। तो मैंने टाइम हटा दिया। इसी तरह पहला वाक्य पूरा लिख लें, आई वॉज प्लेइंग द गेम, मैं जैसे ही गेम खेल रहा था, मैं जैसे गेम खेल रहा था, व्हेन, दोनों वाक्यों के मध्य आप क्या लगा दिया, व्हेन भैया वॉज गोइंग फ्रॉम, व्हेन आगे आपने लगा दिया भैया वॉज गोइंग फ्रॉम, जब भैया जा रहे थे, भैया वॉज गोइंग फ्रॉम शॉप टू शॉप, दुकान, एक दुकान से दूसरे दुकान जा रहे थे, लेकिन टाइम को मैंने यहाँ पर हटा दिया।
हु आप जानते हैं पर्सन के लिए आता है, तो लिटिल ब्रदर, तो लिटिल ब्रदर के लिए अगले वाक्य में देखिए कौन आ रहा है, ही, तो आप इसको हटाएंगे। राहुल एंड ओल्ड आंट, तो ओल्ड आंट के लिए अगले शब्द कौन सा आ रहा है, शी आ रहा है। तो अगले वाक्य में जो नाउन के लिए जो शब्द आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, उसको हटाना होता है और उसकी जगह हु लिखना होगा। तो आप जानते हैं शी वॉज माई लिटिल ब्रदर, वो मेरा छोटा भाई है। अब आप ही को हटाते हैं और क्या लगाते हैं, हु स्टार्टेड द फाइट, जिसने क्या है, लड़ाई करनी शुरू कर दी थी। तो ये आप लिख लेंगे। राहुल हैड एन ओल्ड आंट, राहुल हैड एन ओल्ड आंट, फिर आप क्या लगा देंगे, हु, फिर आप लगा देंगे हु, क्योंकि ओल्ड आंट के लिए शी आया, तो जो दूसरे वाक्य में आता है उसको हमको हटाना होता है। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। चलिए और देखते कर रहे हैं। ये 4 एग्जांपल है, हुज और हु। अगर आपको प्रोनाउन की दूसरी और चौथी टेबल नहीं आती तो आप इसे नहीं कर सकते। तो आपकी वो टेबल आपको आती होगी, जैसे कि आपने देखा था दूसरे नंबर की टेबल, माई, माइन, हिज, हर, इट्स, देयर और अवर। ये है दूसरे नंबर की टेबल। तो ये अधिकार जताते हैं, तो हुज भी अधिकार जताता है। तो इन शब्दों को तो हटा दिया जाता है और हुज लगा दिया जाता है। अब चौथे नंबर की जो टेबल है वो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट। और आप जानते हो हुम ऑब्जेक्ट को ही पूछता है और हुम के आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब आते हैं। अगर हु आए तो फिर आएगी सीधी वर्ब, और हुम आए तब आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाते हैं, जैसे कि आपने नियम में पढ़ा है। तो आपको चौथे नंबर की टेबल याद है, आई का बन जाता है मी, यू का बन जाता है यू, वी का बन जाता है अस, दे का बन जाता है देम, ही का बन जाता है हिम, शी का बन जाता है हर और इट का इट। जब चौथे नंबर की टेबल आती है तो उसको हटा दिया जाता है होम के लिए। जैसे अब आप देखिए हुज के लिए आप देखिए तो इन शब्दों को आप जो भी रहे तो आप हटा देंगे। तो आप देखिए आपके पास यहाँ पर हीज आ गया और ये वाक्य लगेंगे बीच के अंदर ही, दोनों वाक्यों के बीच में लगेंगे और इसको हटा देंगे। तो देखिएगा मैंने लिखा राहुल वॉज ए रिच मैन। राहुल क्या है, रिच मैन है। अब हीज को मैंने हटा दिया और मैंने लिखा है हुज मनी इज टेकन बाई, और जिसके पैसे ले लिए किसने, टेकन बाई श्याम। तो इस तरह से ये बनेगा, क्योंकि ये अधिकार जताते तो इन शब्दों को हटाना पड़ता है। जैसे जगह आती है तो जब भी जगह आती है हियर देयर, तो उनको व्हेन आने पर हटा, वेयर आने पर हटाना पड़ता है। अब ये क्या ऑब्जेक्ट है, जब आप ऑब्जेक्ट भी पूछ रहे हो और ये शब्द भी लिख रहे हो तो क्वेश्चन क्या गलत हो जाता है। इसीलिए हमें ये शब्द हुज के लिए ये हटाना पड़ता है और हुम के लिए ये हटाना पड़ता है। आप ऑब्जेक्ट भी पूछ रहे हो क्योंकि हु से हुम बना है और जो सब्जेक्टिव केस है उससे ऑब्जेक्टिव बना है, तब आप इसको हटाएंगे। तब आप देखिए इजी लिखा गया तो आप इसे हटा देंगे। पहले पूरा वाक्य लिख लें, दैट इज गणेश, और फिर लिखते हैं हुज सन इज सरपंच, और जिसका सन क्या है, सरपंच है। तो इस तरह से आप आंसर लिख देंगे। अब आप देखिए इसके अंदर तीसरे चौथे वाक्य में देखिए हर, ये लड़की से बना है, तो आप पहले पूरा वाक्य लिख लें, फिर बीच में होम लगा दे और बस इसको हटाना है। ये दो काम हो गए, रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्य के मध्य लग जाएगा और जो रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ शब्द है उसको आप बस हटा दें। तो आप देखिए अब यहाँ पर हिम है तो हिम को हटा दें और बीच में क्या लगा दें, हूं। तो हमने लिखा है वी मेट प्रीति, हम प्रीति से मिले, फिर मैंने लगा दिया whom the people had elected सरपंच, जिसे पीपल ने क्या किया है, सरपंच इलेक्ट किया है। लेकिन मैंने बीच में से क्या हटा दिया, हर हटा दिया। अब आप आ जाइए हिम देखिए ये आ गया, तो आप इसको दूसरे वाक्य में से हटाना है। तो आप लिख लें ओल्ड आंट मैट अलगू चौधरी से मिले, फिर आप देखिए होम द पंचायत, दोनों वाक्यों के मध्य लगा दे होम द पंचायत। तो आप देखिए होम के अंदर आप देखेंगे आपके पास सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया, इसमें भी आपका सब्जेक्ट आ गया था पंचायत, फिर आपकी वर्ब बन जाएगी इलेक्टेड, हैड इलेक्टेड,
पंचायत हेड इलेक्टेड, तो एक ही बात आ गई, इलेक्टेड हिम को मैंने हटा दिया और ये हो गया सरपंच। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आज के चैप्टर में इतना ही। ओके, थैंक यू।